आई डिक्लेयर आई थिंक अब 3 डेकेड्स तो हो चुकी है, अगर 1991 से लगा है बिल्कुल। अब तक। तो सर एक सवाल मुझे ये है कि अब आप सब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बाहर के, आपको हाई कोर्ट के बारे में हर चीज मालूम है। सर जब एक यंग बच्चा हाई कोर्ट में अब आता है, आपको क्या लगता है एज अ जूनियर जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो क्या वो अंडरपेड है या नहीं है? इस पे मेरे थोड़े से व्यूज ना बाकियों से थोड़े फर्क हैं। सी, एक तो द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू जॉइन दिस प्रोफेशन वाज मच लेस व्हेन वी डिड। Today, the number of people who join is a very large number. जैसे एक my advice to everyone is that at least the first year or two, one should spend with some other senior lawyer. Senior may not be a designated senior, but somebody senior to you who can give you an insight into what is happening, how the petitions are drafted. Because what theory teaches is far too different from what is in the practical side. So somebody to bridge that gap, some interface. Problem आती है जहाँ the lawyers want to, the students want to graduate, get their degree, enrollment, and immediately want to rush into the court as if they have become some Rani Jethmalani or Ram Jethmalani or Nani Palki wala types. तो वो तो it's not possible. You got to be groomed. Now that grooming is the task of the seniors. Yes. Seniors at the bar. Now, if we have a number which can be accommodated by these seniors, even those who are 5-10 years in the profession can groom a youngster because they can actually give him a background. Now, underpaid or overpaid is again the job of the senior who's going to keep that associate with him. Yes. और जिसको वो ग्रूम करता है। थोड़ा सा इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरे हिसाब से एक जो आपके लॉ कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको जब ये इंटर्नशिप कराते हैं तो एक थोड़ी सी इस चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपको एक प्रिपेयर करना चाहिए कि दिस इज अ प्रोफेशन वेयर एज समबडी रियली वाइज एंड एल्डरली हैड सेड कि 4 स्टेजेस हैं एक लॉयर की लाइफ में। पहली स्टेज है नो वर्क नो मनी, सेकेंड स्टेज आती है सम वर्क and little money. Third stage आती है work and money, which is the stage by which most of the lawyers actually end their careers. और एक last stage आती है little work and very high amount of money, which is the people who are seen everywhere. वही limelight में होते हैं और वही celebs हैं इस profession के। और उन celebs को देख के आप एक aspiration के साथ जब आते हो तो उनके जो रगड़ा वाला period है, जो उन्होंने toil किया है, जो अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, वो तो आप भूल जाते हो और आपको दिखाई देता है उनके इनकम लेवल्स। दैट इज नॉट करेक्ट। उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली अ लॉयर इमीडिएटली ज्वाइनिंग इज अंडरपेड। और दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आपको ये 3 स्टेजेस समझ में आ गई तो आप अपने पीयर को नहीं देखोगे फिर, क्योंकि वो तो नौकरी में लगते ही कुछ 10-20-50 हज़ार रुपए कमाने लगता है और आपको लगता है कि मैं तो अभी स्कूटर में पैसे डालने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। वो गलत है, क्योंकि जब आपकी फ्लाइट पकड़ती है, आपका करियर पकड़ता है फ्लाइट, तो फिर वो आपके बहुत ड्वार्फ हो जाते हैं। उनके करियर्स और आपके करियर्स में जमीन आसमान का अंतर आया था। यू टेक अ फ्लाइट एंड देन यू आर स्काई रॉकेटिंग, देन देयर इज नो लिमिट। मींस एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो जहां तक अंडरपेड का सवाल है, अंडरपेड में उस चीज को कहता हूँ जहां आदमी की जरूरत भी मीट नहीं हो पा रही। और एक यंग बच्चा जब वकालत में आता है, ये सीनियर की ड्यूटी है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके। अगर वो उतने पैसे के बाद भी ग्रज करता है तो वो उसकी गलती है, बट आप उसको उतना तो दीजिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। और जो एक हर इंसान की एक एस्पिरेशन होती है कि अब मैं कमाने लगा हूं, अब मुझे अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं लेना, तो एटलीस्ट उस लेवल तक ले जाने की जिम्मेवारी हम सीनियर्स की है, उस बच्चे की नहीं है। उस बच्चे की गलती नहीं है, वो तो बेचारा अभी सीखने आया है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको पे करना चाहिए। तो दैट्स माय टेक ऑन थिंग्स एंड आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट।